मुंबई माफिया की 6 दिहाइयों का लंबा और मुश्किल तरीन सफर। ये दास्तान एक ऐसे शख्स के गिर्द घूमती है जिसने बहादुरी, चालाकी और मजबूत आसाब की बुनियाद पर खुद को डॉन बनवाया। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इब्राहिम कास्कर की पुलिस की नौकरी छूटने के बाद एक मर्तबा दाऊद इब्राहिम के घर वालों को तिमकार मोहल्ले से अपना घर शिफ्ट करके पखमोदिया स्ट्रीट मुसाफिर खाना के इलाके में जाना पड़ा। वो इलाका बोहरी मोहल्ले के नाम से मशहूर था। अभी कास्कर फैमिली पूरी तरह शिफ्ट भी न हुई थी कि दाऊद ने गुंडागर्दी शुरू कर दी। उसने अपना बाकायदा एक गैंग बना लिया। बोहरा कम्युनिटी के लोग ठग्गों की बढ़ती तादाद और उनकी हरकतों से पहले ही नाला थे, लेकिन अब गुंडागर्दी और लूट मार ने उन्हें मजीद परेशान कर दिया। मुसाफिर खाने का इलाका तो गोया गैर सरकारी तौर पर दाऊद गैंग को विरसे में मिल गया था। माँ बाप की जानिब से तमाम तर तरबियत और मजहबी तालीम के बावजूद दाऊद इब्राहिम जुर्म की दुनिया की चकाचौंध से मरूब हुए बगैर न रह सका। अभी दाऊद इब्राहिम पूरी तरह जवान न हुआ था कि उसने छोटी मोटी चोरियां, लोगों को मारना, धमकाना, पर्स छीनना, जेब काटना और दुकानदारों से भत्ते वसूल करना शुरू कर दिए। दाऊद इब्राहिम ने महज 14 साल की उम्र में पहला जुर्म किया। रोड पर खड़ा एक शख्स कुछ नकदी गिनने में मसरूफ था कि दाऊद ने उससे पैसे छीने और दौड़ लगा दी। मुतासिरा शख्स दाऊद का पता लगाने में कामयाब हो गया और उसकी शिकायत लगा दी। गुस्से से भरे इब्राहिम भाई ने दाऊद को पकड़कर उसकी ठीक ठाक पिटाई की। इस वाक़े के बाद दाऊद और उसके दोस्त यार चंद रोज तक अपनी हरकतों से बाज रहे, लेकिन ये तूफान ज्यादा अरसे थम न सका। जल्द ही ये लड़के अपनी पुरानी हरकतों पर वापस लौट आए। झगड़ों, फसादात और दादागिरी में दाऊद इब्राहिम जल्द ही इलाके में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। जब कभी दाऊद की जुर्म की दास्तानें इब्राहिम भाई तक पहुंचती, उन्हें दोहरा दुख पहुंचता, एक बतौर बाप के और दूसरे बतौर पुलिस वाले के। ताहम इब्राहिम भाई क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर होने के बाद अपने नए काम में इतने जुट चुके थे कि अपने इस नाखलफ बेटे की खबरगिरी रखने के लिए उनके पास वक्त की कमी होती जा रही थी। या तो इब्राहिम भाई काम पर होते या फिर अपनी कम्युनिटी के ना खत्म होने वाले तनाज़ात को निपटा रहे होते। लेकिन जब भी दाऊद की शरारतों की खबरें इब्राहिम भाई तक पहुंचती, वो उसकी खबर जरूर लेते। कई मरतबा इब्राहिम भाई ने दाऊद को मार मार कर काला नीला कर दिया। दाऊद अपने वालिद के बहुत रोब में था और अपनी माँ के सिवा किसी की बात पर कान न धरता। कभी कभी तवील अरसे तक बाप और बेटे में बातचीत खत्म हो जाती। इब्राहिम भाई दाऊद से इसलिए नाराज रहते कि वो उसे अपने और अपने खानदान के नाम पर धब्बा समझते, और दाऊद इसलिए नाराज रहता कि उसकी बड़ी पिटाई की गई होती। लेकिन इस दौरान दाऊद की माँ कभी भी उससे बातचीत खत्म न करती, बल्कि उसे मनाने की कोशिशें करती। जहाँ तक दादागिरी की बात थी, दाऊद अपनी माँ की सुनने को तैयार न था। माँ उसे समझाने की कोशिश किया करती थी कि बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। देखो, तुम्हारा बाप एक पुलिस वाला है, तुम्हारी इन हरकतों से उसकी बड़ी बदनामी होती है। लेकिन हर मर्तबा दाऊद धीरे से कह देता कि देखूंगा माँ। दाऊद अब जो कुछ बन चुका था और उससे तब्दील होना उसके बस में नहीं था। उसके खौफ में मुब्तला होकर जब लोग डरा करते थे तो उसे मजा आता, और वो किसी भी तरह बहुत सा पैसा कमाना चाहता था। गरीब होने के बावजूद उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि उसके भाई अच्छे और महंगे कपड़े पहने और उसकी माँ और बहनें सोने से लदी रहें। ये दाऊद ही था जो कि बड़े बड़े माशी बहरानों में खानदान भर के काम आता था। आमना भाई दाऊद को डांटते डपटते अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश किया करती, क्योंकि उसे अंदाजा था कि सब लोग भी उसके साथ यही सब कुछ करते हैं। ये लड़का जिसने एक दिन अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना था, आज खुद इंतहाई कस्मापुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर था। अभी दाऊद के पास बहुत वक्त था, उसे बहुत कुछ करना था। शायद इसलिए जहाँ 4 गुंडे कहीं जमा हो जाते, दाऊद भी वहीं पाया जाता। उसने इलाहाबादी और कश्मीरी गैंग्स की पावर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन जिस गैंग से दाऊद मुतासिर था और जिसमें वो काम करने का ख्वाहिशमंद था, वो था पठान गैंग। इसी दौरान मुसलमान नौजवानों की एक बड़ी तादाद रत्नागिरी से मुंबई आ चुकी थी। इनमें बिलखुसूस ऐसे नौजवान भी शामिल थे जो कि दाऊद के गांव ममका से थे। ये तमाम लोग खुद ब खुद डोंगरी के इलाके में जमा होने लगे। 60 की दिहाई के अवाखिर और 70 की दिहाई के अवाइल में आने वाले ये सारे नौजवान दाऊद के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। अली अब्दुल्ला अंतोले, जो कि बाद में अली भाई के नाम से मशहूर हुआ, ऐसे ही लड़कों में से था। जल्द ही दाऊद चंद नौजवान लड़कों का लीडर बन गया। इनमें उसके भाई साबिर और अनीस, उसका कजन अली और इसी तरह अयूब और राशिद वगैरह शामिल थे। उन दिनों बोहरी कम्युनिटी बिजनेस के हवाले से बहुत मशहूर थी। उनका कारोबार और उनकी रिहाइश खड्डा पारसी जंक्शन से क्लेयर रोड, नागपाड़ा, अगरीपाड़ा और मुसाफिर खाना तक फैली हुई थी। ये लोग इंतहाई शरीफ और झगड़ों से दूर रहने वाले थे। जब कभी दाऊद या उसके लड़के उनसे भत्ता वसूल करने जाते, वो लोग फौरन झगड़े से बचने के लिए पैसे दे दिया करते। इस तरह दाऊद की दादागिरी बढ़ती गई।
कुछ अरसा गुजरने के बाद उसे मार्केट जाने की भी जरूरत न पड़ती थी। उसके गैंग में शामिल लड़के उसके नाम पर भत्ता वसूल करके उसे पहुंचा दिया करते थे। 2-4 लड़कों के आवारा गिरोह इधर उधर से आकर दाऊद से मिलते चले गए और उसके लिए काम करने की ख्वाहिश का इजहार करने लगे। इस तरह 1972-73 तक दाऊद भत्ताखोरी में मुलव्विस रहा। दाऊद हमेशा से ऊपर जाने के ख्वाब देखता रहा। उसका गिरोह बड़े बड़े लोगों से मिलने के लिए पर तोलता रहता था। उन्होंने दरामदशुदा घड़ियों की फरोख्त के लिए मोहट्टा मार्केट में एक दुकान खोली। 1-2 लड़के गली में चक्कर लगाकर अहम ग्राहकों को तलाश किया करते थे। जैसे ही उनकी नजर किसी काम के बंदे पर पड़ती, फौरन जेब से डिब्बा निकालते और कहते, राडो घड़ी ओरिजिनल, 5000 का माल सिर्फ 2000 में, अंदर आओ, बाकी बात अंदर करेगा। वो ग्राहक को दुकान के अंदर ले जाते। एक मर्तबा ग्राहक दुकान में चला जाता तो घड़ी 1200 से 1500 तक में बिक जाया करती थी। फिर ये लोग घड़ी को पैक करने का बहाना बनाकर पत्थर लपेट कर ग्राहक को थमा देते। इस अमल को ये लोग पलटी मारना कहा करते थे। ग्राहक के हाथ में पैकेट थमाते हुए कहते, ये ले जाओ, इधर उधर खोलना मत, मसला हो जाएगा। इस पर वो ग्राहक जल्द से जल्द पैकेट थाम कर चल पड़ता। दुकान से थोड़ी दूर जाकर जब वो पैकेट खोलता तो उसे अंदाजा होता कि उसके साथ हाथ हो गया है। अगर वो दुकान पर वापस लौट आता तो लड़के साफ मुकर जाते कि ऐसी कोई डील उससे हुई ही नहीं। कभी कभार कोई पारसी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दिया करता। शिकायत करने पर जब पुलिस उन लोगों को ढूंढती तो ये लोग हफ्तों गायब हो जाते और कभी कभार तो महीनों के लिए गांव चले जाते। इन छोटे मोटे धंधों से आहिस्ता आहिस्ता दाऊद और उसके लड़कों का एतमाद बढ़ता गया और जुर्म की दुनिया में वो मजीद अंदर उतरते गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें यकीन हो गया कि इस शहर में वो जो चाहें कर सकते हैं। 1972 में बम्बई कई सियासी इकाइयों में मुनक़सिम था। आज के बरक्स उस वक्त लोग एक दूसरे को जानते थे। लोग अपने पड़ोसियों और बिलखुसूस गली के दादा लोग से खूब वाकिफ थे। यही नहीं बल्कि उन्हें ये भी मालूम था कि उनके गली के दादा के सर पर किस सियासतदान का हाथ है। बाशु दादा तेली मोहल्ले का नामी ग्रामी दादा था। गली के नुक्कड़ पर पड़ी बेंच पर बैठकर अपने तवाना पट्टों की नुमाइश बाशु दादा के लिए काफी हुआ करती थी। बाशु दादा अपने चेलों के साथ उमूमन दोपहर के वक्त बैठक लगाया करता था। चेलों के इस दरबार के जरिए वो अपनी इस छोटी सी खुद साख्ता सल्तनत पर हुकूमत किया करता। ऐसा ही एक दिन था। बाशु दादा अपनी शानदार मर्सिडीज कार में तेली मोहल्ले के चक्कर लगा रहा था। एक जगह आकर कार रुकी और बड़े तमतराक के साथ बाशु दादा ने पहले एक और फिर दूसरा कदम गाड़ी से बाहर रखा। वो अपनी शान बढ़ाने के लिए बड़े स्टाइल से गाड़ी से बाहर आया करता था। राशिद दौड़ता हुआ आया और बाशु दादा के कदमों पर गिर गया। वो कुछ अरसे से बाशु दादा का भत्ता अदा नहीं कर रहा था। मशहूर था कि बाशु कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, यहाँ तक कि अपने जूते के तस्मे बांधने के लिए भी नहीं। बाशु दादा के कारिंदे उसका हुक्म बजा लाने के लिए 2 मरतबा उसके सामने झुककर रजामंदी का इजहार किया करते थे। उस दिन फुटबॉल का एक मैच शुरू होने वाला था। ये एक टूर्नामेंट था जिसे 1 हफ्ते तक जारी रहना था। उन दिनों क्रिकेट डॉन लोगों का पसंदीदा खेल नहीं था जैसा कि आजकल है। बाशु दादा के कारिंदे भी फुटबॉल के बड़े दिलदादा थे। मैच शुरू होने वाला था और 90 मिनट के लिए गोया कि इस सल्तनत के सारे उमूर मांद पड़ गए थे। ऐसे मौके पर बाशु दादा की बैठक एक मेले का सा समा पेश किया करती थी। उन दिनों मैच की कमेंट्री सिर्फ रेडियो पर ही सुनी जा सकती थी, इसलिए दादा के मिजाज के मुताबिक रेडियो सेट कर दिया जाता और ऐसा माहौल बनाया जाता कि बाशु दादा को कुछ भी नागवार न गुजरे। रेडियो की फ्रीक्वेंसी को खेल के मैदान पर सेट करके चारपाइयां डाल दी जाती और ठंडा ठार बादामी शरबत तवाज़ो के लिए हर दम तैयार रखा जाता। लेकिन आज मसला ये था कि इस तमाम जुनून से कबल उसे राशिद से निमटना पड़ गया था। वो अपनी भवें ऊपर और नीचे करके राशिद की सूरत में मसले की नजाकत का जायजा लेता रहा। महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात करीब थे। उमर खाड़ी का इलाका बाशु दादा का गढ़ था और बाशु दादा यहाँ किसी किस्म की गड़बड़ देखना नहीं चाहता था। अलबत्ता बाशु दादा को खतरे की घंटी बजती महसूस हो रही थी। बिलाखिर राशिद बोला, दादा। राशिद की आवाज में कपकपाहट को महसूस करते हुए बाशु दादा ने अपने चेहरे पर जरा सी मुस्कुराहट को जगह दी और राशिद की जानिब देखा। राशिद ने कहा, दादा, इलेक्शन आ रहे हैं। बाशु ने कमर सीधी की और चारपाई पर टेक लगाई। राशिद ने बम गिरा दिया। मौलाना बहुत अकड़ी दिखा रहा है। राशिद की बात सुनते ही बाशु उठ बैठा। राशिद का इशारा मुस्लिम कम्युनिटी के इमाम मौलाना ज़ियाउद्दीन बुखारी की जानिब था। अब तक मौलाना साहब को बाशु दादा की मुकम्मल हिमायत हासिल रही थी। बाशु दादा का सियासी उसूल सीधा साधा था। उसके हल्के से इलेक्शन वही जीतता था जो कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा और इज्जत देता। वो अपनी चारपाई पर बैठकर गहरी सोच में गुम हो गया। थोड़ी देर तौक़ुफ़ के बाद बाशु ने बड़े ही जोशीले अंदाज से कहा, फिर मौलाना को हारना ही होगा। उसी महीने मौलाना ज़ियाउद्दीन रियासत महाराष्ट्र की कानून साज असेंबली के इंतखाबात मुस्लिम लीग के एक नुमाइंदे के हाथों हार गए। मौलाना को अंदाजा था कि ये सब किसका किया धरा है। मौलाना बाशु दादा से बहुत नाराज थे। बाशु दादा ने मुस्लिम लीग से अपना नुमाइंदा मुंतखब करने को कहा। मुस्लिम लीग ने नूर मोहम्मद को मुंतखब किया और बाशु दादा की हिमायत से वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गया।
मौलाना अपनी खोई हुई अजमत हासिल करने के लिए मंसूबे बनाने लगे। एक दिन मौलाना एक अजीब तजवीज लेकर इब्राहिम कास्कर के घर गए। दुआ सलाम और इज्जत और तकरीम के बाद मौलाना ने इब्राहिम भाई से अपने अज़ाइम का इजहार कर डाला। बोले, इब्राहिम भाई, एक ख्याल आया है मेरे जहन में। हमारे लड़के यूं ही दिन भर आवारा गर्दियों में मसरूफ रहते हैं, क्यों ना इनसे कुछ तामीरी काम लिया जाए। इब्राहिम भाई जो अब तक सुन रहे थे बोले, क्यों नहीं मौलाना साहब, बताइए वो ऐसा क्या कर सकते हैं। मौलाना साहब ने कहा, क्यों ना नौजवानों की एक अंजुमन बनाई जाए। इब्राहिम भाई बोले, क्यों नहीं मौलाना साहब, जैसा आप ठीक समझें। हमारी कौम के नौजवानों को सही रास्ता दिखाना आप बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। मेरे बेटे तो आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर हैं। मौलाना साहब बड़ी हंसी खुशी इब्राहिम भाई के घर से रवाना हुए। अब अपने मंसूबे के दूसरे हिस्से पर अमल करने की गरज से उन्होंने बम्बई हाई कोर्ट में इलेक्शन के नताइज को चैलेंज कर दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन के नताइज में धांधली से काम लिया गया है। इब्राहिम भाई ने अपने बेटों को बुलाकर मौलाना के मंसूबे से आगाह किया। उन्होंने अपने बेटों से कहा, मौलाना साहब की तजवीज तो मुझे उम्मीद की किरण नजर आती है। आप लोग उनकी जमात में शरीक होकर अपनी कौम की खिदमत में लग जाओ। सब नौजवान खुश थे कि अब ये लोग एक जगह जमा हो सकेंगे। चूंकि इस मंसूबे को इब्राहिम भाई की हिमायत भी हासिल हो गई थी, इसलिए गली मोहल्ले के तमाम लोगों ने बखुशी अपने नौजवान पेश कर दिए। इसी मुनासिबत से इस गिरोह का नाम अंजुमन शबाब रखा गया। उन्होंने अपने काम का आगाज मुख्तलिफ मौके पर गली मोहल्ले को सजाने और रैलियां निकालने से किया। उसके बाद मौलाना साहब के मंसूबे को दीगर इलाकों में भी पजीराई मिलना शुरू हुई और अंजुमन में नौजवानों की तादाद कई गुना बढ़ गई। ताहम इसी दौरान मौलाना को एक धचका लगा कि बम्बई हाई कोर्ट ने उनकी अपील मुस्तरद कर दी है। मौलाना अपनी अपील सुप्रीम कोर्ट ले गए, लेकिन नतीजा वही बरामद हुआ। मायूसी की हालत में मौलाना अवामी जिंदगी से किनारा कश होते चले गए और बिलाखिर अंजुमन शबाब पर से भी उनका हाथ उठता चला गया। अंजुमन शबाब की शोहरत और ताकत को देखकर नौजवान दाऊद इब्राहिम के जहन ने किसी और जानिब करवट ली। उसने सोचा कि जमाशुदा नौजवानों को अपने काबू में करने और लीडरी दिखाने का ये सुनहरी मौका है। इस तरह पखमोडिया और मुसाफिर खाना ने एक लीडर खोया तो दूसरा पाया। अब गली के नुक्कड़ पर बोर्ड लगा था, अंजुमन शबाब ज़ेरे रहनुमाई दाऊद इब्राहिम कास्कर। दाऊद अपनी मोटरसाइकिल पर नागपाड़ा में कैडी कंपनी की एक ऊंची सी इमारत के करीब से गुजर रहा था कि करीम सिद्दीक का भतीजा दौड़ता हुआ उसकी जानिब आया। ये दाऊद का करीबी दोस्त था और जख्मों से चूर था। उसने दाऊद को रोका और कहा, हामिद ने फिर मेरी पिटाई की है दाऊद भाई। दाऊद गुस्से में लाल हो गया। हामिद और मजीद नामी दो भाई हर अंदाज से उसे तंग करने की कोशिश कर रहे थे। ये दोनों बाशु दादा के कारिंदे थे। हामिद भूरे बालों वाला एक नौजवान था जो समझता था कि जिसके साथ जो चाहे कर सकता है, और मजीद डोंगरी की गलियों में नशा करके घूमता रहता था। दाऊद बाशु दादा की इज्जत क्या करता था, इसलिए नहीं कि उसके दिल में बाशु दादा के लिए कोई मकाम था, बल्कि इसलिए कि उसके वालिद साहब और बाशु दादा एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज से मिलते थे। लेकिन अब वक्त आ चुका था कि हामिद को उसका मकाम याद दिलाया जाए। दाऊद ने सिद्दीक से कहा कि उसके पीछे बैठ जाए और दोनों हामिद के घर की जानिब चल दिए। जब दाऊद ने हामिद को देखा तो खुद पर काबू न रख पाया। दाऊद ने हामिद को गालियां दी और कहने लगा, तू समझता है कि बम्बई का दादा हो गया है। हामिद बोला, नहीं दाऊद भाई, कुछ गलत फहमी हो गई क्या? दाऊद बोला, एक बात सुन ले, बाशु दादा का मुंह देखकर मैंने तुझे बख्श दिया, वरना तेरा कीमा बना कर रख देता। हामिद ने दाऊद की आंखों में अपनी मौत देखी थी। उसे अंदाजा था कि उसके नाम के साथ अगर बाशु दादा का नाम न होता तो वो आज मारा गया था। गुस्से में भरा दाऊद वहाँ से रवाना हो गया। हामिद ने मामले की नजाकत पर गौर करना शुरू कर दिया। उसे अंदाजा था कि जल्द या बदेर ये बात बाशु दादा तक जरूर पहुँचेगी, तो क्यों ना वो खुद ही ये बात बाशु दादा तक पहुँचा दे। इसलिए ये तमाम बातें जहन में लेकर वो बाशु दादा के दरबार में पहुँचा। बाशु दादा टूर्नामेंट के बाकी मांदा मैचेस से महजूज हो रहा था। वो पहले ही मौलाना के रवैये से तंग था और हामिद भी उसके लिए दर्द सर बन गया था। हामिद ने आते ही कहा, दादा, दाऊद ने आपको माँ बहन की गाली दी है। बाशु दादा को ये बात हजम न हुई कि कोई उसे गाली भी दे सकता है। वो गुस्से से चारपाई से उठा। उसने इब्राहिम, रहीम और साबिर को अपनी बैठक में बुलवा भेजा। उसके फुटबॉल मैच का तो बेड़ा गर्क हो गया था। इब्राहिम, रहीम और साबिर, जो कि अभी लड़का था, एक लाइन में खड़े हो गए। उनके चारों अतराफ बाशु दादा के गुंडे खड़े थे। इंतहाई गुस्से के आलम में गरजते हुए बाशु बोला, दाऊद ने मुझे माँ बहन की गाली दी है इब्राहिम, संभालो अपने छोकरे को। रहीम बोला, लड़के से गलती हो गई होगी, माफ कीजिए। गलती? डॉन धाड़ धाड़ कर बोलने लगा। साबिर से मुखातिब होते हुए बाशु बोला, जब तुम्हारे बाप के पास तुम लोगों को खिलाने के पैसे भी नहीं थे तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था, और अब तुम लोग उसी थाली को गाली देते हो। तुम लोगों ने मेरे एहसानों का ये सिला दिया है, इस तरह नमक हरामी करके। बाशु दादा ने अपने हाथ के इशारे से उन्हें कहा, दफा हो जाओ यहाँ से। इब्राहिम और साबिर तो इतनी बेइज्जती के बाद वहाँ खड़े ना हो सकते थे, लेकिन रहीम वहीं खड़ा रहा। लफ्ज एहसान और नमक हरामी बाप बेटे के कानों में गूंजते रहे। रहीम ने कहा, आपको उस छोटे लड़के से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी दादा। बाशु ने इंतहाई गुस्से के आलम में कहा, छोटा लड़का? उसके छोटे भाई ने मेरी माँ बहन का नाम अपनी गंदी जबान से लिया है और मैं तमाशा देखता रहूं? नहीं,
साबिर घर वापस आकर रोने लगा। ये बात तो सबको मालूम थी कि इब्राहिम भाई के खानदान ने फाका कशी तक की है, लेकिन इस तरह कभी किसी ने उन्हें सरेआम रुस्वा नहीं किया था। बाशु का इस तरह उसके बाप को रुस्वा करना साबिर से बर्दाश्त न हुआ। इब्राहिम भाई बजाते खुद सब्र की तस्वीर बना बैठा था। दाऊद को साबिर की ज़बानी सारी दास्तान का पता चला तो उसका खून खौलने लगा। दाऊद को किसी भी कीमत पर अपने बाप और भाई की इस अंदाज से बेइज्जती बर्दाश्त न हो पा रही थी। दाऊद ने कसम खा ली कि वो बाशु दादा की सल्तनत और गुरूर को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।